इस लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू के टाइप्स और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल में 4 फेजेस होती हैं, G1, S, G2, M। एस फेज में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। इसे आधा करने के लिए सेल को डिवाइड होना ही पड़ता है, जैसा कि मेरिस्टेम सेल्स में होता है। परंतु ऐसी सेल्स जिनमें ग्रोथ G1 फेज पर रुक जाए, उनमें डीएनए की मात्रा उतनी ही रहती है और उन्हें डिवाइड होने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि परमानेंट टिश्यू की सेल्स में होता है। परमानेंट टिश्यू को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो एक ही प्रकार की सेल्स के मिलने से बनता है सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ऐसा टिश्यू जो अलग अलग प्रकार की सेल्स के मिलने से बनता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स विशेष कार्य करने के लिए रूपांतरित हो जाती हैं स्पेशल परमानेंट टिश्यू कहलाता है। स्पेशल परमानेंट टिश्यू को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: वेलामेंट टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू। इस लेक्चर में हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना है, पैरा एंड एनकाइमा। पैरा का मतलब है विदाउट, एनकाइमा का मतलब है डिपोजिशन, अर्थात ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स की सेल वॉल पर या इंटरसेलुलर स्पेसेस में किसी भी पदार्थ का जमाव नहीं होता है, पेरेन्काइमा कहलाता है। यदि हम पेरेन्काइमा टिश्यू के कैरेक्टर्स की बात करें तो पेरेन्काइमा सेल्स हमेशा लिविंग एंड थिन वॉल्ड होती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, सभी लिविंग प्लांट सेल्स हमेशा थिन वॉल्ड होती हैं और सभी डेड प्लांट सेल्स हमेशा थिक वॉल्ड होती हैं। पेरेन्काइमा सेल्स की शेप सामान्यतः स्फेरिकल होती है, परंतु एंगुलर भी हो सकती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। परंतु वास्तव में प्रत्येक पेरेन्काइमा सेल में लगभग 14 भुजाएं होती हैं और यह टेट्राडेकाहेड्रॉन शेप्ड होती है। इस शेप को 3D में ही देखा जा सकता है। सामान्यतः पेरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। स्फेरिकल शेप वाले पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस हमेशा पाए जाते हैं, जबकि एंगुलर शेप वाले पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। पेरेन्काइमा टिश्यू स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल का कार्य हमेशा करता है, चाहे वह सिंपल फॉर्म में हो या फिर मॉडिफाइड फॉर्म में हो। पेरेन्काइमा यूनिवर्सल प्रकार का टिश्यू है, अर्थात सभी वास्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है। पेरेन्काइमा के 4 प्रकार के रूपांतरण प्लांट्स में पाए जाते हैं: एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, मीजोफिल एंड प्रोजेन्काइमा। यदि हम एरेन्काइमा की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स जल के बहाव के प्रति सुरक्षित रहने चाहिए, अतः इन्हें जल के बहाव से बचाने के लिए सेल्स दूर दूर व्यवस्थित हो जाती हैं और एयर स्पेसेस का निर्माण करती हैं जिनमें वायु भरी रहती है। एयर स्पेसेस युक्त पेरेन्काइमा को ही एरेन्काइमा कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। एयर स्पेसेस होने के कारण एरेन्काइमा स्पॉन्जी नेचर का हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोफाइट्स जल के बहाव की ओर मुड़ जाते हैं और उन्हें क्षति नहीं पहुंचती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एरेन्काइमा हाइड्रोफाइट्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यदि हम कोलेनकाइमा की बात करें तो ऐसे ज़ीरोफाइट्स जिनमें स्टेम ग्रीन कलर का होता है, उनमें पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट्स विकसित हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स युक्त पेरेन्काइमा को ही क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, क्लोरेन्काइमा शब्द का प्रयोग केवल और केवल ज़ीरोफाइट्स के लिए ही किया जाता है, किसी और के लिए नहीं।
यदि हम मीजोफिल की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट्स युक्त पैरेन्काइमा जो लीफ में पाया जाता है मीजोफिल कहलाता है। डाइकोट लीफ में मीजोफिल दो स्पष्ट भागों में डिफरेंशिएटेड होता है, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू। पैलिसेड टिश्यू में सेल्स एक रो में कम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। पैलिसेड टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट्स अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसी कारण लीफ की अपर सरफेस डार्क ग्रीन कलर की होती है। स्पॉन्जी टिश्यू में सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट्स कम संख्या में पाए जाते हैं, इसी कारण लीफ की लोअर सरफेस लाइट ग्रीन कलर की होती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, अपर सरफेस को वेंट्रल सरफेस या एडेक्सियल सरफेस भी कहते हैं तथा लोअर सरफेस को डॉर्सल सरफेस या एबैक्सियल सरफेस भी कहते हैं। अपर सरफेस को लाइट ज़्यादा मिलती है जिससे पैलिसेड टिश्यू में अधिक क्लोरोप्लास्ट्स विकसित हो जाते हैं और यह सरफेस डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है। लोअर सरफेस को लाइट कम मिलती है जिससे स्पॉन्जी टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट्स कम विकसित होते हैं और यह सरफेस लाइट ग्रीन कलर की रह जाती है। डाइकोट्स में सनलाइट के असमान वितरण के कारण लीफ में दो अलग अलग सरफेसेस डॉर्सल सरफेस व वेंट्रल सरफेस बन जाती हैं, इसलिए डाइकोट लीफ को डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी कहते हैं। मोनोकोट लीफ में मीजोफिल केवल स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है। पैलिसेड टिश्यू का इनमें पूर्णतया अभाव होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है, मोनोकोट्स में लीफ सीधी रहती है जिससे दोनों सरफेसेस को समान मात्रा में सनलाइट मिलती है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है और दोनों सरफेसेस समान मात्रा में ग्रीन कलर की होती हैं। मोनोकोट्स में सनलाइट के समान वितरण के कारण दोनों सरफेसेस समान होती हैं, इसलिए मोनोकोट लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। सभी लीव्स हमारी तरह बाइलेटरल होती हैं, अर्थात इनमें भी हमारी तरह बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मिडरिब से होते हुए केवल एक ही काट के द्वारा इन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। यदि हम प्रोजेनकाइमा की बात करें तो पित्त में पाया जाने वाला पैरेन्काइमा जिसमें सेल्स की सेल वॉल्स पर सेलुलोज का जमाव होता है प्रोजेनकाइमा कहलाता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। प्रोजेनकाइमा केवल और केवल पित्त में ही पाया जाता है और कहीं नहीं। कोलेनकाइमा ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मिलने से बना है, कोला एंड एनकाइमा। कोला का मतलब है ग्लू एंड एनकाइमा का मतलब है डिपोजिशन। ग्लू रासायनिक दृष्टि से पैक्टिन का बना होता है। पैक्टिन का जमाव सेल्स के अंदर न होकर इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता है, जिससे प्रोटोप्लाज्म संरक्षित रहता है और सेल्स की डेथ नहीं होती है। कोलेनकाइमा केवल डाइकोट्स में केवल एरियल पार्ट्स स्टेम एंड लीव्स में हाइपोडर्मिस के रूप में पाया जाता है। मोनोकोट्स में इसका पूर्णतया अभाव होता है। मोनोकोट्स में कोलेनकाइमा नहीं होने से यह टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है और शायद यही कारण है कि मोनोकोट प्लांट्स ट्रीज नहीं बन पाए। परंतु जो मोनोकोट्स ट्रीज बन गए उनमें नीचे तो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है और शीर्ष भाग में लार्ज साइज डायसेक्टेड अर्थात कटी फटी लीव्स एक क्राउन के रूप में पाई जाती हैं, जो शीर्ष भाग को हवा के तेज बहाव में टूटने से बचाती हैं। पैक्टिन के इंटरसेलुलर स्पेसेस में डिपोजिशन के टाइप के आधार पर कोलेनकाइमा को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एंगुलर कोलेनकाइमा, लैमेलर कोलेनकाइमा एंड लैकुनर कोलेनकाइमा। एंगुलर कोलेनकाइमा में सेल्स एग्जैक्टली गोलाकार होती हैं और एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, जिससे एंगुलर इंटरसेलुलर स्पेसेस बनते हैं जिनमें पैक्टिन का जमाव होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। यह एक कॉमन प्रकार का कोलेनकाइमा है जो लगभग सभी डाइकोट्स में पाया जाता है। लैमेलर कोलेनकाइमा को ट्यूबुलर कोलेनकाइमा भी कहते हैं। इसमें सेल्स गोलाकार होती हैं जो एक दूसरे से दूर दूर स्थित होती हैं,
जिससे बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस बन जाते हैं जिनमें पैक्टिन का जमाव लैमेली या ट्यूबुल्स के रूप में होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार का कोलेनकाइमा हेलियंथस या सनफ्लावर में देखने को मिलता है। लैक्यूनर कोलेनकाइमा लैमेलर कोलेनकाइमा के समान ही होता है, परंतु इसमें पैक्टिन का जमाव इस प्रकार से होता है कि बीच बीच में कैविटीज़ बन जाती हैं जिन्हें लैक्यूनी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार का कोलेनकाइमा रेयर केसेस में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एम्ब्रोसिरा एंड साल्विया। यदि हम कोलेनकाइमा के फंक्शंस की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन डाइकोट स्टेम एंड लीव्स को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करना होता है। दूसरा फंक्शन इसका है फूड मटेरियल को स्टोर करना, क्योंकि इसकी जो सेल्स हैं वो लिविंग हैं, इसलिए फूड मटेरियल को स्टोर करेंगी। तीसरा फंक्शन है डाइकोट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कोरक कैम्बियम की उत्पत्ति कोलेनकाइमा की लिविंग सेल से ही होती है। मोनोकोट्स की हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है जो कि डेड सेल्स का बना होता है, और डेड सेल्स से कभी भी कोरक कैम्बियम का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार मोनोकोट में नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ न होने के 3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का एब्सेंट होना, दूसरा कोलेनकाइमा का एब्सेंट होना, और तीसरा डेड हाइपोडर्मिस का प्रेजेंट होना। सिंपल परमानेंट टिश्यू का तीसरा टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा ग्रीक भाषा के 2 शब्दों के मिलने से बना है, स्क्लेरोस एंड एनकाइमा। स्क्लेरोस का मतलब है हार्ड एंड डेड, और एनकाइमा का मतलब है डिपोजिशन। यह हार्ड एंड डेड पदार्थ लिग्निन होता है जिसका जमाव सेकेंडरी सेल वॉल पर होता है। लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है, इसलिए प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेल्स डेड हो जाती हैं। इस प्रकार स्क्लेरेनकाइमा एक डेड टिश्यू है। यदि हम स्क्लेरेनकाइमा सेल की जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रत्येक सेल स्पिंडल शेप्ड होती है जो ट्रांसवर्स सेक्शन में एंगुलर शेप्ड दिखाई देती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के टाइप्स की बात करें तो लिग्निन के जमाव के आधार पर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स 2 प्रकार की होती हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। स्क्लेरिड्स को स्टोन सेल्स भी कहते हैं। स्क्लेरिड्स में सेकेंडरी सेल वॉल के भीतर लिग्निन का जमाव केवल एक लेयर के रूप में होता है और ल्यूमन काफ़ी बड़ी होती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। तथा फाइबर्स में सेकेंडरी सेल वॉल के भीतर लिग्निन का जमाव कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के रूप में होता है और ल्यूमन काफ़ी छोटी रह जाती है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। सबसे पहले यदि स्क्लेरिड्स की बात करें तो शेप के आधार पर ये 5 प्रकार की होती हैं। ब्रैकीस्क्लेरिड्स, ये अत्यंत हार्ड होती हैं, इसलिए कॉमनली इन्हें स्टोन सेल्स भी कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित है। ये यूनिवर्सल प्रकार की स्क्लेरिड्स होती हैं, अर्थात सभी वास्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं। मैक्रोस्क्लेरिड्स, ये साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं और पैलिसेड टिश्यू के समान व्यवस्थित रहती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। मैक्रोस्क्लेरिड्स सामान्यतः सीड्स में पाई जाती हैं, वह उन्हें हार्डनेस प्रदान करती हैं। इसके अलावा मार्सिलिया की स्पोरोकार्प की वॉल 4 लेयर्स की बनी होती है, जिसमें मैक्रोस्क्लेरिड्स ही होते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ये बोन शेप्ड होती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ये नाशपाती में उपस्थित होती हैं तथा उसे हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। इसके अतिरिक्त अखरोट के बाहर का हार्ड पार्ट भी ऑस्टियोस्क्लेरिड से बना होता है। एस्टीरोस्क्लेरिड्स, ये स्टार शेप्ड होती हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार की स्क्लेरिड्स निलंबियम, जिसे लोटस या कमल भी कहते हैं, जो कि नेशनल फ्लावर है, और इसके अलावा निम्फिया, इन दोनों प्लांट्स के राइजोम में ये एस्टीरोस्क्लेरिड्स पाई जाती हैं। ट्राइकोस्क्लेरिड्स, ये भी स्टार शेप्ड होती हैं, परंतु प्रत्येक एस्टर एपेक्स पर बाइफिड होती है,
जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ऐसी स्क्लेरिड्स अन्य हाइड्रोफाइट्स में पाई जाती हैं। दूसरा, यदि हम फाइबर्स की बात करें तो पोजीशन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, ज़ाइलरी फाइबर्स एंड एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स। ज़ाइलरी फाइबर्स जाइलम के अंदर पाए जाते हैं। ये केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं और जाइलम फाइबर्स के नाम से जाने जाते हैं। टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में इनका पूर्णतया अभाव होता है। एक्स्ट्रा ज़ाइलरी फाइबर्स जाइलम के बाहर पाए जाते हैं। इन्हें फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फ्लोएम फाइबर्स, कॉर्टिकल फाइबर्स एंड पेरीवास्कुलर फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। ये फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं। ये केवल एंजियोस्पर्म्स में ही पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में इनका पूर्णतया अभाव होता है। कॉर्टिकल फाइबर्स कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। ये यूनिवर्सल प्रकार के फाइबर्स होते हैं जो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स सभी वास्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। पेरीवास्कुलर फाइबर्स, ये फाइबर्स वास्कुलर बंडल्स के चारों ओर पाए जाते हैं। ये फाइबर्स मोनोकोट, स्टेम एंड लीफ में प्रत्येक वास्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ के रूप में उपस्थित होते हैं। लॉन्गेस्ट फाइबर या सबसे लंबा फाइबर बोहमेरिया निविया प्लांट में पाया जाता है। यदि हम फाइबर्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जाइलम फाइबर्स वुड को हार्डनेस प्रदान करते हैं, इसी कारण फर्नीचर मजबूत होता है। फ्लोएम फाइबर्स जाइलम फाइबर्स की तुलना में थोड़े नरम होते हैं, जिनका उपयोग बोरियां, रस्सियां, चटाइयां आदि बनाने में किया जाता है। कुछ फॉल्स फाइबर्स भी होते हैं, जैसे गॉसिपियम फाइबर्स एंड कोकोनट फाइबर्स। गॉसिपियम फाइबर्स को कॉटन फाइबर्स भी कहते हैं। ये फाइबर्स सेलुलोज के बने होते हैं और सीड कॉट या सीड टेस्टा की आउटग्रोथ्स होते हैं, जबकि कोकोनट फ्रूट में मीजोकार्प धीरे धीरे हार्ड होकर फाइबर्स का निर्माण करती है और एपीकार्प नष्ट हो जाती है। इस प्रकार कोकोनट फाइबर्स मीजोकार्प का मॉडिफिकेशन होते हैं।